हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है किशोर अपचारिता यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। किशोर अपचारिता जिसे बाल अपराध के नाम से भी जाना जाता है, इसको आज हम केस लॉ के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। किशोर अपचारिता, जिसे मैंने आपको बताया कि इसे बाल अपराध के नाम से भी जाना जाता है, इसको डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि किसी भी स्टेट में, कोई भी राज्य है या कोई भी देश है, उसके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उनको तोड़ना या उनका उल्लंघन करना ही हम किस नाम से जानते हैं? अपराध के नाम से। यानी स्टेट ने जो नियम जो कानून बनाए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनको तोड़ता है तो उसको अपराध कहा जाता है। और जब वही अपराध मान लीजिए कोई बच्चा करता है, कोई बालक करता है या कोई किशोर करता है, कम एज का व्यक्ति, तो उसको कहा जाता है बाल अपराध या किशोर अपचारिता। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि उसी व्यक्ति को बालक की या बच्चे की कैटेगरी में रखा जा सकता है जिसकी समझ ना तो विकसित हुई हो और ना ही जो ये बात समझता हो कि जो कुछ भी उसने किया है वो उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को ही नहीं जानता था कि वो जो एक्ट है जो उसने किया है वो लॉ के अगेंस्ट है या कानून के विपरीत है। तो एक तरीके से अपराध और बाल अपराध में क्या फ़र्क हुआ? अपराध जो है वो एक ऐसा व्यक्ति करता है जिसकी सोच डेवलप हो चुकी है ना। और बाल अपराध के अंदर कौन से अपराध आएंगे? जो एक बच्चा, एक किशोर कर रहा है। इसे हम किशोर अपचारिता के नाम से भी जानते हैं। चाहे तो आप इसको बाल अपराध के नाम से पढ़ सकते हैं या किशोर अपचारिता के नाम से पढ़ सकते हैं। इतना समझने के बाद अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, मीनिंग की अगर हम बात करें तो किशोर अपचारिता, यहाँ पे जो अपचारिता वर्ड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेलिक्वेंसी, है ना। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पूरे आपके कॉन्सेप्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेलिक्वेंसी, जो एक लैटिन वर्ड डेलिंक्वायर से बना है। अब डेलिंक्वायर का मतलब क्या होता है? विलोप करना, है ना। किसी काम को दिया गया और आपने वो काम नहीं किया तो उसको कहा गया ओमिशन, विलोप करना। तो यहाँ पर इसका वर्डली मीनिंग ये हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पिछले टाइम की बात करें, थोड़ा सा हम रोमन काल की बात कर लेते हैं। रोमन काल, तो रोमन काल में इस वर्ड का यूज़ ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जो सौंपा गया कार्य करने में असफल रहते थे। मतलब उनको कोई कार्य दिया गया और उन्होंने उस काम को नहीं किया तो उसको कहा जाता था अपचारिता। इसके अलावा एक विलियम कॉवसन करके एक व्यक्ति थे, विलियम कॉवसन। इन्होंने क्या किया कि 1484 में यानी 1484 में डेलिंक्वेंट वर्ड का जो यूज़ किया वो इन्होंने पहली बार किया था और ऐसे लोगों के लिए किया था जो किसी परंपरागत, किसी ट्रेडिशनल अपराध के दोषी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किसने किया डेलिंक्वेंसी का? विलियम कॉवसन ने, वो भी 1484 में। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका यूज़ किया था। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको अपचारिता का मीनिंग बताऊं तो किशोरों के द्वारा किए गए ऐसे कंडक्ट को हम बाल अपराध या किशोर अपचारिता कहते हैं जिन्हें समाज के लोग अच्छा नहीं मानते। जैसे कि किसी से घृणा करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, समाज के प्रति उदासीन रहना, चोरी करना, भीख मांगना। तो इस तरीके के कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके किशोर अपचारिता के अंदर आते हैं। बड़ा अपराध तो आप इनको नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े छोटे टाइप के अपराध होते हैं और इनको एक कम एज का व्यक्ति करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। किशोर अपचारिता की डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा हम लिखें? तो रॉबिन्सन कहते हैं इसको डिफाइन करते हुए कि किशोर अपचारिता का मतलब है आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति मतलब वही बैगिंग, भीख वगैरह मांगना, सड़कों पर आवारा घूमना, दुर्व्यवहार, किसी के साथ मिस ट्रीटमेंट करना या इल ट्रीटमेंट करना, दुर्व्यवहार करना, शैतानियाँ करना जो अक्सर कम एज में एक बच्चा करता है या कोई बड़ा व्यक्ति करता है थोड़ा। तो यहाँ पर ये सब तरह की प्रवृत्तियाँ इसके अंदर आती हैं। तो रॉबिन्सन ने इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है
कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप किशोर औपचारिकता के अंदर डाल सकते हो। और जाहिर सी बात है ये जितनी भी बातें बताई गई हैं ये कोई एक ऐसा व्यक्ति तो करेगा नहीं जिसकी सोच बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हो या जो मैच्योर हो। एक बच्चा ही इस तरीके के अपराध को करता है। डेफिनेशन समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। अच्छा, अब किशोर औपचारिकता की बात आ रही है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिनको आप किशोर औपचारिकता में डाल सकते हो। तो यहाँ पे लक्षणों में सिंपली जैसा कि मैंने बताया, चोरी करना औपचारिकता के अंदर आ सकता है। कोई बच्चा है छोटी मोटी चोरी कर रहा है तो चोरी करना इसके अंदर आ जाएगा, है ना। या भीख मांगना, बैगिंग, है ना। अक्सर बच्चे आप देख सकते हैं फुटपाथ पे आपको भीख मांगते नजर आते हैं, तो वो भी एक तरीके की औपचारिकता हो गई। धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, है ना, सिगरेट वगैरह पीना। इसके अलावा सिर्फ यही चीज़ें नहीं, इसमें अंदर आप डाल सकते हो आदतन झूठ बोलना, जैसे किसी बच्चे की झूठ बोलने की लगातार आदत हो जाती है। या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्कूल में तोड़फोड़ करना, स्कूल से भाग जाना, है ना, दीवारों पर अश्लील बातें वगैरह लिखना, पोस्टर्स लगाना, और जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ वगैरह करना, है ना, दूसरों को या खुद को चोट पहुंचाना, नशीली दवाओं का सेवन करना। तो ये सब चीज़ें ये आपकी किशोर औपचारिकता के लक्षण के अंदर आती हैं। बहुत ही सिंपल है समझना, कोई ऐसा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो नाम से आपको लग रहा होगा कि किशोर औपचारिकता का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर ये लक्षण जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। अब देखो, इतनी ज़्यादा मतलब किशोर औपचारिकता मतलब बढ़ती है या बच्चों में इस तरीके की औपचारिकता देखी जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला जो इसका कारण और कॉज माना गया है वो है पारिवारिक कारण, यानी कि आपका जो फैमिली के रीजंस होते हैं, है ना, जो भी आपके पारिवारिक कारण है। क्योंकि देखो, परिवार को ही किसी भी बच्चे के लिए उसकी पहली पाठशाला, उसका पहला स्कूल माना जाता है। जो कुछ भी वो सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है ना। तो अगर परिवार में ही अच्छा वातावरण नहीं है, माता पिता नहीं है परिवार में, या दोनों ही नहीं है, दोनों जॉब करते हैं, या कोई एक नहीं है, किसी एक की डेथ हो चुकी है, फादर की या मदर की, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देगा, है ना। और बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देगा तो उससे क्या होगा, परिवार में जो बच्चा है वो अच्छा कंडक्ट नहीं करेगा, वो या तो चोरी में लग जाएगा या फिर ऐसी गलत एक्टिविटी करेगा जो लॉ में मना की गई है, या कोई अपराध करेगा। तो इस तरीके से जो पारिवारिक कारण है वो इसका सबसे बड़ा कारण होता है। और यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं फैमिली में, जैसे मम्मी पापा का, मतलब बच्चे के माता पिता हैं उनका डाइवोर्स हो गया, तब भी बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक रीज़न को आप फैमिली कॉज के अंदर डाल दो या पारिवारिक कारण के अंदर डाल दो। कुछ भी, परिवार में कोई गाली गलौज करता है, परिवार का गंदा वातावरण है, एक दूसरे को गाली देते हैं, जो सदस्य हैं एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, है ना, शराब वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, तो ये सब जो है आपका पारिवारिक कारण में आता है किशोर औपचारिकता के लिए। नेक्स्ट है आपका शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में क्या आ सकता है। अब शारीरिक कारण में तो कई सारे फिजिकल रीजन आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ही जन्म से विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, है ना, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, होता है अक्सर ऐसा, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कुरूप होते हैं जन्म से, परिवार के दूसरे बच्चों से वो थोड़ा अलग होते हैं, सारे बच्चे अगर एक से नहीं है। तो जो बच्चा इस तरीके की विकलांग होता है, डिसेबल होता है, और परिवार अगर मान लीजिए उसके साथ उपेक्षा करता है, उसकी तरफ से लापरवाही बरतता है, तो बच्चे में क्या होगा, हीन भावना आने लगेगी। अब हीन भावना आने लगी वो कि वो परिवार से अपने आप को अलग समझने लगेगा। तो इस तरीके से उसके अंदर जो शारीरिक दोष है, जो उसके अंदर जो फिजिकल फॉल्ट है, जिस कारण परिवार उससे ज़्यादा बात नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है, उसके साथ लापरवाही बरतता है, तो ये सब भी बाल अपराध का या किशोर औपचारिकता का एक कारण हो सकता है। तो फिजिकल जो दोष है या फिजिकल जो कारण है वो भी एक रीज़न है बाल अपराध का या किशोर औपचारिकता का। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण मीन्स साइकोलॉजिकल रीज़न। अब साइकोलॉजिकल में क्या आ सकता है, तो जब किसी भी बच्चे के परिवार में लगातार पीड़ा और उपेक्षा मिलती रहती है, अब कोई बच्चा है अपनी फैमिली में, उसे लगातार उसके साथ लापरवाही बरती जा रही है, उसके साथ मारपीट हो रही है, तो इससे क्या होगा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, और इससे क्या होगा, उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो माइंड है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना। वो अपने आप को अलग समझने लगेगा, उसके अंदर एक मानसिक संघर्ष चलता रहेगा, मेंटली वो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब एक अस्थिरता की स्थिति आ जाएगी उसके अंदर, मेंटली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करेगा। तो इससे ये क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर अपराध पनपने लगेंगे, और अपराध जब पनपने लगेंगे तो धीरे धीरे बाल अपराध की तरफ जाएगा, है ना, किशोर औपचारिकता की तरफ जाएगा।
और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एज तो उनकी ज़्यादा हो जाती है बट वो मेंटली जो है वो मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं आती, मानसिक अपरिपक्वता उनके अंदर रहती है और उनमें अच्छा बुरा समझने की भी क्षमता नहीं होती। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके साइकोलॉजिकल रीज़न में, यानी मनोवैज्ञानिक कारण में। इसके बाद कुछ रीज़न होते हैं आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, यानी सोशल और आपके कल्चरल रीजंस। इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर आपका मनोरंजन आ सकता है। अगर आपके घर में मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, जैसे कुछ गेम्स होते हैं, आप गेम्स खेलकर बच्चों का ध्यान लगा सकते हो, इंडोर गेम्स होते हैं, है ना, घर के अंदर ही खेलते हैं। तो मनोरंजन के अगर साधन नहीं है, ठीक। और यहाँ पर जो कारण जिम्मेदार हैं वो आपका अश्लील साहित्य, है ना, जो अश्लील साहित्य वगैरह आते हैं, लिटरेचर अश्लील आता है, और अगर बच्चा ऐसे लिटरेचर को पढ़ ले तो उसके मन पे बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस कारण क्या होगा कि वो अपराध की तरफ जाने लगता है। तो सामाजिक में, सोसाइटी में जिस तरीके का माहौल होगा, है ना, अगर सोसाइटी में बहुत ही खुला माहौल है, अश्लील चीज़ें एक तरीके से होती हैं, चलती रहती हैं, है ना, अश्लील चीज़ें बिकती हैं और बच्चा उस चीज़ को पढ़ लेता है, या कल्चरल कारण भी ऐसे हो सकते हैं। मतलब इसमें सब वैसी चीज़ें आ गई जो आपकी सोसाइटी में दिखाई देती हैं। तो जिस तरीके का जो भी सोसाइटी में माहौल होगा वो आपके सोशोलॉजिकल और आपके सांस्कृतिक कारणों में आ जाएंगे। यहाँ पे एक आपका रेडियो और टेलीविज़न भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिस तरीके का लोग सिनेमा देखते हैं, तो उसका भी आपराधिकता को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल होता है ना। ऐसे ही बाल अपराध पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें। इसके बाद आता है माता पिता का व्यक्तित्व। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में। अब अगर उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व या फिर उनका कैरेक्टर ही अगर दोषपूर्ण है तो बच्चे का भी कैरेक्टर पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स की लापरवाही के कारण बच्चे का जो व्यक्तित्व है, उसका जो मतलब एक तरीके से उसको जिस दिशा में, सही दिशा में उसको जाना चाहिए, बट उस दिशा में वो नहीं जा पाता, और फिर वो क्या करता है, अपराध की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना मम्मी का है ना पापा का है। तो क्या होगा, अब जब उस पर किसी का ध्यान नहीं है तो वो गलत दिशा में जाने लगता है, और ऐसे में क्या होगा कि अपराध तो बढ़ेगा ही, चाहे वो बड़ा वाला अपराध हो, चाहे वो बाल अपराध वाला हो। जो छोटी उम्र का अपराध करता है बच्चा वो अलग हो, चाहे किशोर अपचारिता हो या फिर बड़े वाला अपराध हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल करते हैं पेरेंट्स का जो व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है संगति। अब बच्चा जैसी संगति में रहेगा वैसा ही वो कुछ सीखेगा। अब मान लो 4 लोग हैं, 4 में से एक चोरी करता है। अब चोरी कर रहा है 4 में से एक, तो यहाँ पर जो एक चोरी कर रहा है तो उसकी संगति का असर ज़रूर उन बाकी 3 पर भी पड़ेगा, है ना। एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो भी उसके साथ मिलकर चोरी करने लगे। तो आप जैसे लोगों में बैठते हो आप वैसे ही बन जाते हो, ऐसा माना जाता है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छे बन जाओगे। अगर आप बुरे लोगों में बैठते हो या ऐसे लोगों में बैठते हो कि जिनके जो कंडक्ट हैं, जिनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के हिसाब से, या उनका आपराधिक प्रवृत्ति उनमें आप देख सकते हो, तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो अपराध का तत्व उस व्यक्ति में भी पाया जाएगा जो उनके मतलब एक तरीके से उनका संगति में बैठता है। तो यही बात है बच्चों के बारे में भी, है ना। बच्चा भी अगर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों में बैठता है जो स्मोकिंग करते हैं या नशा करते हैं या फिर चोरी वगैरह करते हैं, तो संगति का भी रोल उसकी लाइफ पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं इससे बाल अपराध को बढ़ने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है निर्धनता, गरीबी। ये तो सबसे बड़ा रीज़न माना जा सकता है कि अगर परिवार में गरीबी है, निर्धनता है, फिर बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, और पढ़ा नहीं पाते बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना शिक्षा के, उसका जो पूरा का पूरा मतलब व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ढल नहीं पाता है, और निर्धनता इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और बच्चे जो हैं फिर वो अपना पेट भरने के लिए अवैध गतिविधियाँ, है ना, जो इलीगल चीज़ें होती हैं उसकी तरफ वो बढ़ने लगता है। जैसे चोरी करना, अब गरीब है इंसान तो चोरी कर सकता है, हो सकता है ऐसा बहुत बड़ा चांस होता है जब व्यक्ति गरीब होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद अशिक्षा और अज्ञानता। अशिक्षा तो है ही, जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी, जहाँ पे नॉलेज नहीं होगी, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपराध की तरफ बढ़ावा देती हैं। तो नॉलेज और एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपराध को कम करने में, और यहाँ पे सिर्फ ये बाल अपराध का ही कारण नहीं हो सकता बल्कि और बड़े अपराधों का कारण भी हो सकता है। तो ये थे सारे कॉजेज़ जो हमने पढ़े हैं, वो भी किस लिए, बाल अपराध के लिए या किशोर अपचारिता के लिए। अब हमने कॉजेज़ पढ़ लिए तो इसकी रोकथाम के उपाय भी तो कुछ होने चाहिए, है ना। क्या उपाय हो सकते हैं इसकी रोकथाम के? तो सबसे पहला जो रोकथाम का उपाय है वो यही है कि परिवार के कर्तव्य और दायित्व। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि फैमिली जो है वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे की लाइफ में। अब यहाँ पे अगर
जितने भी फैमिलीज़ हैं, जो भी परिवार हैं, वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं, अच्छे से निभाते हैं, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपनी लायबिलिटी को पूरा करते हैं, अपने दायित्व को पूरा करते हैं, तो क्योंकि बच्चे के लिए पहली पाठशाला तो उसकी फैमिली ही होती है। अगर वो बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको अच्छे सही टाइम पे शिक्षा दिला देते हैं, जिससे वो बच्चे में नॉलेज आ जाती है, शिक्षा के बारे में उसके अंदर मतलब हर चीज़ की क्यूरियोसिटी आ जाती है कि मुझे तो पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जो रोल प्ले करती है, ये सब फैमिली करती है एक अच्छा रोल। और अगर परिवार ही अपनी ड्यूटीज़, अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करेगा, तो बाल अपराध के बढ़ने के बिल्कुल 0% चांस हो जाएंगे, या ये कहें कि किशोर अपचारिता बढ़ने के बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहला रोल है फैमिली का। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन। अब देखो, मनोरंजन के साधन में तो अच्छे साधन होने चाहिए, ताकि बच्चों का घर मन में ही मन जो है वो घर में ही लगा रहे, सॉरी, और घर में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें, उसी में जो भी उनके पास गेम्स वगैरह हैं, मनोरंजन के साधन हैं, उसी से वो खेलें और अपना टाइम बिताएं, और जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब घर पे बीतेगा तो अपराध की तरफ बढ़ने के लिए उनको चांस नहीं मिलेगा, उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। और इसके लिए कई सारे इंडोर गेम्स घर में हो सकते हैं, लूडो है और काफ़ी सारे गेम्स हैं जिनसे वो अपना टाइम बिता सकते हैं अच्छे से, और बाहर का जो दूषित वातावरण है उससे वो बच सकते हैं। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा, यानी कि मॉरल एजुकेशन। अब मॉरल एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चों को स्कूलों में कैरेक्टर, मॉरल और अच्छे आचरण की, जो गुड कंडक्ट होता है, उसके बारे में शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को स्कूल में। उनमें ऐसे संस्कार होने चाहिए कि वो अपराध से घृणा करने लगे। मतलब एक तरीके से जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो भी क्राइम्स हैं, उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए कि ये गलत चीज़ है, अगर आप इसको करोगे तो इससे आपको पनिशमेंट मिलेगी या सज़ा मिलेगी। तो एक तरीके से उनके अंदर उनको मॉरल एजुकेशन मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता, वही जब आर्थिक स्थिति किसी परिवार का इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल सुदृढ़ होगा, स्टेबल होगा, उसमें गरीबी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, परिवार में जब गरीबी नहीं होगी, बच्चों को सही टाइम पे एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, तो उससे क्या होगा, बच्चे बिल्कुल भी अपराध की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होना चाहिए। कोई परिवार अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे अपराध भी थोड़े से वहाँ पे पनपने शुरू हो जाते हैं, है ना किसी रूप में। तो यहाँ पर परिवार में क्या होता है कि बच्चों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना बेहद ज़रूरी है ना। और ऐसे परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, रोज़गार की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो अपराध की तरफ ना बढ़ सके। नेक्स्ट है बाल सुधार गृह। हमारे देश में बाल सुधार गृह भी होने चाहिए। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको सुधरने के लिए बाल सुधार गृह में रखना चाहिए, जिसमें उनमें अच्छी से उनको एजुकेशन मिल सके, उनका मेंटेनेंस हो सके, उनको मनोरंजन वगैरह के प्रबंध उनके हो सके। नेक्स्ट है बाल कल्याण समिति। अब बालक कल्याण समिति मतलब कि ये है हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, या कुछ भी ऐसी एनजीओ वगैरह होते हैं, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि भैया वो हर घर, हर क्षेत्र में ऐसे घरों के बच्चों के लिए जिनके मतलब माता पिता नहीं है, या फिर जहाँ पर ऐसे एरिया हैं जो खाली हैं और जहाँ पे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उन एरियाज़ में वो बाल कल्याण समिति को स्थापित करें, जिसमें अनुभवी कार्यकर्ता काम कर सके और बच्चों के बारे में इस चीज़ को ध्यान रख सके कि कहीं बच्चों में आपराधिकता तो नहीं पनप रही। तो ये सब बालक कल्याण समिति, बाल सुधार गृह, ये कुछ ऐसे मतलब जो यहाँ पर जो एक तरीके हैं या कुछ उपाय हैं किशोर अपचारिता या बाल अपराध को रोकने के। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज। केस का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। यहाँ पर इस केस लॉ में ये इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही है कि बच्चों और युवाओं में नशे की लत और मदिरापान, बच्चे अक्सर नशे की लत उनको पड़ जाती है कभी कभी, जिन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, या वो शराब वगैरह पीने लगते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस सब के लिए, इन सबको रोकने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए, जिससे कि हमारे देश में किशोर अपचारिकता को हम कंट्रोल कर सकें, इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी, एक नेशनल लेवल पर हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, और हमें नेशनल लेवल पर इसके लिए एक प्रिवेंशन पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को रोकना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इसी चीज़ के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए कहा था कि प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई जाए, और वो भी नेशनल लेवल पे बनाई जाए, है ना, देश के हर स्टेट में या हर जगह पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए, अच्छा हमने ये केस लॉ डिस्कस किया, अब ये समझो एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इंडिया में क्या बाल अपराध और किशोरों के संबंध में कुछ प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोविज़न हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा CRPC,
जो सीआरपीसी हमारा एक्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसका जो सेक्शन 360 है और जो सेक्शन 27 है वो किशोर के बारे में ही प्रावधान करता है। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसका सेक्शन 82 और 83 ये भी बच्चों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अलावा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, एक अलग से जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर एक एक्ट बनाया गया है। और चौथा है आपका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, इसमें भी हमें कुछ कुछ प्रोविज़न ऐसे ही मिलते हैं। तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम ये एक्ट है आपका 1958 का। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं जो बच्चों से संबंधित हैं या किशोरों से संबंधित है इंडिया में। यहाँ पे इनको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने किशोर अपचारिता के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से और लॉज हैं जो इस कॉन्सेप्ट के अलावा और जो किशोर अपचारिता या किशोर से संबंधित या बच्चों से संबंधित प्रावधान की बात करते हैं। हालांकि एक्ट तो बहुत सारे हैं जो बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें आज के कॉन्सेप्ट को लेकर उनको समझना था कि एक्ट क्या है, इसलिए हमने सिर्फ नाम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया है आज किशोर अपचारिता को। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोई और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।